तब दोस्त काम को करते हैं स्टार्ट। आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन कहाँ का है तो एपी का है, ठीक है। एपी दैट मीन्स 11th के मैथ का जो सिलेबस है उसमें एपी का ये क्वेश्चन है और हम आपको एपी का 0 लेवल से लेके हीरो दैट मीन्स आईआईटी लेवल तक का धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। कंसेप्ट नहीं, सिर्फ ओनली क्वेश्चन। क्वेश्चन के समय कुछ थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है तो आपको बताएंगे, कंसेप्ट नहीं ओनली क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट कराते हैं। पहले आसान आसान हलवा हलवा क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है सो दैट मीन्स आपको साबित करना है। क्या साबित करना है? सीक्वेंस के बारे में। जिस सीक्वेंस के बारे में कुछ साबित करना है वो सीक्वेंस का टीएन दैट मीन्स एनवा टर्म आपको डिफाइंड किया गया है, बताया गया है। क्या दिया गया है? बाई टीएन इज इक्वल टू 5n+4, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया है। टीएन इज इक्वल टू 5n+4 ये दिया गया है। कहता है कि शो करना है क्या? इस सीक्वेंस को आपको एपी शो करना है, आपको साबित करना है कि ये सीक्वेंस क्या है? एपी है, ठीक है। चलिए, इस सीक्वेंस को एपी साबित करते हैं। तो एपी का कंसेप्ट आपको पता होगा कि नेक्स्ट टर्म घटाओ पिछला टर्म, दैट मीन्स आसान भाषा में यूं कहिए कि अगला टर्म घटाओ पिछला टर्म इक्वल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त, टीएन से पहला का टर्म क्या होगा? Tn-1। जैसे समझ लीजिए कि T6 है तो T6 से पहले वाला टर्म को क्या बोलेंगे? T6-1 दैट मीन्स T5 बोलेंगे, ठीक है। तो किसी से पहला का टर्म के लिए एक पीछे जाना पड़ेगा तो Tn से एक पहले का टर्म Tn-1 होगा। हम इसके हेल्प से निकालते हैं। T तहाँ T है और N तहाँ N-1 है तो 5 का 5 रह गया, N तहाँ N-1 और +4। इसको आप हल कर लीजिए। 5 × N 5n और ये -5 हो गया और ये +4, 4 में से गया 5 कितना? तो ये आपका -1 हो गया, ठीक है। चलो, तो दोस्त ये आपका नेक्स्ट टर्म हो गया, ये पिछला का टर्म हो गया। दोस्त आपको डी पता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कि नेक्स्ट टर्म घटाओ पिछला टर्म। तो अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाएंगे, हम उसको डी कहते हैं। तो अगला टर्म क्या है? टीएन अगला है और उसके पहले का टर्म क्या है? तो Tn-1। चलो इसको घटा के देखते हैं। टीएन आपको क्वेश्चन कितना दे रखा है? तो 5n+4 माइनस Tn-1। तो Tn-1 अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये कितना किया है? तो 5n-1। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 5n+4 माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5n से 5n कैंसिल, 4 और +1 ये कितना हो गया आपका? तो 5 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि d का मान जो 5 आया है, ये 5 आपका कांस्टेंट नंबर है। मतलब d जब कभी आएगा तो 5 आएगा। 5 तो कांस्टेंट है। अरे 5 तो 5 होता है, 5 थोड़ी ना वैरी करेगा। अब जब तक समय रहेगा, जब तक हम रहेंगे, 5 तो 5 ही होता है। तो जहां भी आप इसका d निकालिएगा, नेक्स्ट टर्म से घटाओ पिछला टर्म, तो आपको 5 ही आएगा। तो हर जगह d हम यहां पर कहेंगे कि चूंकि d इज ए कांस्टेंट, d क्या है? कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम सेम आएगा। तो इसलिए कहेंगे कि सीक्वेंस इज इन एपी, मतलब सीक्वेंस ये किस में है? एपी में है। और हाँ, क्वेश्चन में एक चीज और पूछता है, एल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कोई तो डी कहते हैं और ये कॉमन डिफरेंस डी 5, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो दोस्त, ये काफी आसान क्वेश्चन था, एकदम 0 लेवल क्वेश्चन था। तो शुरू तो 0 से किए हैं, लेकिन इसको बहुत हाई रेंज तक लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, रखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब दोस्त, आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन कुछ विशेष टफ नहीं है, धीरे धीरे हम लेवल को ले चलेंगे। मतलब जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी से कुछ मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सो दैट, मतलब फिर से आपको साबित करना है। क्या साबित करना है? सीक्वेंस के बारे में। मतलब सीक्वेंस के बारे में कोई ऐसा बात साबित करना है और जिस सीक्वेंस के बारे में साबित करना है वो सीक्वेंस का टीएन दैट मीन्स एनवा टर्म फिर से डिफाइंड, मतलब किस तरह से डिफाइंड किया गया? बाई मतलब द्वारा। देखिए, टीएन को इस तरह से डिफाइंड किया गया है। मतलब उस सीक्वेंस का एनवा टर्म आपको क्या दिया गया है? 3n² प्लस आपको 2 दिया गया है, ठीक है। और कहता है क्वेश्चन कि आपको सो दैट, मतलब आपको साबित करना है कि ये जो सीक्वेंस है इज नॉट एन एपी, मतलब ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। चलिए, तो सीक्वेंस को एपी में नहीं है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। आप पिछला क्वेश्चन में देख रहे थे कि जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस सेम ही तो एक एपी का डिफिनीशन है। अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, वो वैरी करेगा, तो ये एपी में नहीं होगा। तो चलिए, ये तो पता कब चलेगा? जबकि हम कॉमन डिफरेंस को
निकालेंगे तब पता चलेगा। पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो अगला टर्म घटाओ पिछला टर्म, तो tn अगर अगला है तो tn का पिछला टर्म क्या होगा, tn-1, जैसा कि आपको पहले से पता है पिछला क्वेश्चन में। अब देखिए t तहाँ t है, n तहाँ n-1 है, तो 3 के 3 रह गया और n तहाँ n-1 और ये होल स्क्वायर और +2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये 3 इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, a - b को स्क्वायर पर हल कीजिएगा तो क्या a स्क्वायर, तो आपका n स्क्वायर माइनस 2a भी, तो ये आपका 2n और प्लस b स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना को हल करने पर ये आएगा कितना, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। समझ में आ रही है, ये किस पर सेट किए हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस में 2 आपका रह गया, इसको हल कीजिए 3 से गुना n स्क्वायर में, तो 3n स्क्वायर, ये 3 गुने 2 ये 6n और 3 + 1 3 और ये 2, 3 2 1 के बाद डायरेक्ट 5 कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म और ये हो गया इसका पिछला टर्म। अब हम डी निकालते हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या होगा, अगला टर्म घटाओ पिछला टर्म, तो अगला टर्म आपका tn है और इसका पिछला टर्म क्या होगा, तो tn-1 होगा। चलिए इसको हल करते हैं। tn हमारा कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 2, तो tn हो गया 3n स्क्वायर प्लस 2, tn-1, तो tn-1 अभी हमने निकाला है, ये कितना है, तो 3n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5 है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये आपका 3n स्क्वायर और ये +2, माइनस से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये आपका 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 6n और माइनस प्लस माइनस, ये आपका 5 हो गया। इसको हल कीजिए, ये 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, तो आपका बच गया यहाँ पे ये 6n और यहाँ पे -5 और +2, तो ये -3 हो गया। तो d का मान, अब आप देखिए तो पिछला बार हम d का मान शायद 5 आया था या 5 या 6, तो जो भी आया था तो कांस्टेंट था, लेकिन इस बार d का मान कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये आपका 6n + 3। तो देखिए n क्या था, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म के साथ n वैरी करेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे n का मान 1 होगा, तो ये माने कि n का मान 1 रखने पर 6 गुने 1 + 3 तो कितना होगा, 9। ठीक है, तो 1 नंबर टर्म वहाँ पे कॉमन डिफरेंस d हो गया। फिर अगर 2 रखिएगा तो 6 दूना 12 3 15, मतलब कॉमन डिफरेंस वैरी कर रहा है। अब अगर आप बताइए कि अगर यहाँ पे n नहीं होता तो 6 और 3 9, तो 9 तो हमेशा 9 ही होता है, 9 तो हमेशा 9 होता है, मतलब हर जगह कॉमन डिफरेंस 9 होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे n है, तो n क्या है, नहीं है, n नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, तो हर अलग अलग टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, ये डिपेंड n पर करेगा। ठीक है, तो दोस्त अब n पर डिपेंड करेगा, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं है, तो कहेंगे यहाँ पर या इसलिए AP में नहीं है, तो कहेंगे कि चूंकि d इज वेरिएबल, d इज वेरिएबल, d माने कि d इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि d इज डिपेंड ऑन n, d जो है सो n पर डिपेंड करता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये वैरी कर रहा है, तो वैरी कर रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस है इज नॉट इन AP, मतलब यह AP में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन क्या कहा था कि शो करना है कि यह सीक्वेंस AP में नहीं है, यह आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डन। तब दोस्त अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं AP का। यह हल्का सा मतलब पिछले क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा अलग है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन हल्का सा अलग है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड मतलब निकालना है, फर्स्ट मतलब पहला, निगेटिव मतलब माइनस वाला, निगेटिव मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक। तो पहला निगेटिव टर्म आपको पता करना है। किसका निगेटिव टर्म पता करना है, तो ऑफ द सीक्वेंस। देखिए आपके सामने नीचे ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब आप देखिए ये टर्म तो निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, ये टर्म तो निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये आगे जाने पर कम रहा है, तो कमते कभी तो निगेटिव में जाएगा। तो ये एकमा टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म पॉजिटिव है, फिफ्थ टर्म पॉजिटिव होगा मान लीजिए। लेकिन ऐसे कमते चला गया तो कभी ना कभी तो जाके इसको निगेटिव में जाना है। तो सबसे पहला कौन ऐसा टर्म होगा जो निगेटिव में होगा। तो दोस्त सबसे पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म घटाओ पिछला टर्म, नेक्स्ट टर्म घटाओ पिछला टर्म, ये तो खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं दिस सीक्वेंस इज इन AP, ये सीक्वेंस AP में है। ये चेक करने की मेरी हमको ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इतना घटाओ इतना, इतना घटाओ इतना, ये सब
कॉमन डिफरेंस सेम सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये AP में है। ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये चेक हो चुका है कि ये सीक्वेंस AP में है, तो अब एक काम करते हैं, इसका कौन टर्म सबसे फर्स्ट, देखिए निगेटिव टर्म तो आगे बहुत सारा आएगा, लेकिन सबसे फर्स्ट निगेटिव टर्म मतलब सबसे शुरू में कौन निगेटिव टर्म पड़ेगा, तो यह लिखते हैं फर्स्ट सपोज दैट फर्स्ट निगेटिव टर्म इज Tn। फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन है? Tn है। मतलब मान लिए कि इसका एनवा टर्म जो फर्स्ट निगेटिव टर्म, उसको हम एनवा टर्म मान लिए, तो मान लीजिए इसका एनवा टर्म क्या है? फर्स्ट निगेटिव टर्म। लिखिए सपोज दैट, माना कि फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या है? इसका Tn है। Tn इसका एनवा टर्म, Tn जो है वो इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है। ठीक है, तो अगर ये n का मान हमको मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कैमा टर्म निगेटिव है। अगर मान लीजिए n का मान 8 है, मतलब आगे जाने पर इसका 8वां टर्म क्या होगा? निगेटिव। अगर मैं n का मान 18 है, तो मतलब कि 18वां टर्म जो होगा ये इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए अब तो n का मान हमको पता करना होगा कि n का मान कौन है। जो n का मान होगा वही फर्स्ट टर्म इसका निगेटिव टर्म होगा। एक काम करते हैं तो दोस्त, तो ये हम मान लें कि Tn जो है इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो Tn यदि फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो Tn तो निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव जो होता है वो हमेशा लेस देन 0 से होता है। निगेटिव कोई भी चीज़ वह लेस देन किससे होता है? 0 से। निगेटिव चीज़ हमेशा 0 से क्या होता है? अरे छोटा होता है ना। कोई भी चीज़ 0 माइनस वाला 0 छोटा होता है, तो Tn क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने माना है कि Tn क्या है? फर्स्ट निगेटिव टर्म है, और निगेटिव तो 0 से छोटा होता है माइनस वाला, तो इसलिए हमने इस बात को लिखा है। ठीक है, चलिए अब Tn, आपको पता है AP के लिए Tn क्या होता है? तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP के लिए Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अब Tn, तो Tn का मान हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहीं पर। यह देखिए a, इस AP का a कितना है? तो a 20 है, तो a तहाँ 20 डाल लिए। अब n, तो n का मान कितना है? तो n तो नहीं पता है, n तो ही हमको पता करना है ना, तो n ऐसे छोड़ दिए। अब d, चलिए d को पता करते हैं। तो d कैसे पता करेंगे? तो आप इसको पूर्णांक, d क्या होता है? अगला टर्म घटाओ पिछला टर्म। तो d के लिए आप क्या कीजिएगा? 19 इंटीजर 1/4 और -20। आपको इसको हल करना होगा। इसको हल करने पर आपको कितना जाएगा? ये आपका 77/4 आएगा, और ये -20, इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा -3/4। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं। ये सब छोटी मोटी बातों में मेरे को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप बता दिए, हल कीजिए। ये कितना आएगा? -3/4 आएगा। ठीक है, डी का मान, तो डी का मान मैंने कितना डाल दिया? -3/4 आ गया। चलिए, तो Tn का मान मैंने कितना निकाला? इतना। इसको लिखते हैं, ये Tn का मान आ गया 20 और प्लस ये आपका n-1 और इंटू -3/4, और ये लेस देन 0। चलिए इसको हटाते हैं, इसको सिर्फ समझा दिए हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से n के मान निकालने का, ताकि पता चले कि कौन फर्स्ट टर्म इसका निगेटिव टर्म होगा। इसको हल कीजिए। ये 20, देखिए तो -3/4 से n में गुना, तो प्लस माइनस माइनस, ये 3/4, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3/4, और ये लेस देन 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक काम करते हैं। ये 20 और 3/4 इसको जोड़ लीजिए, तो ये आएगा 20 में जोड़ना है आपको 3/4। देखते हैं 4, ये हो गया 80 और 3 कितना? 83 ना, 83/4। तो इसको हमने ऐड किया तो 83/4, और देख सकते हैं 3n/4 माइनस में है, तो इस तरफ 3n/4 क्या आ गया? प्लस में आ गया। ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपका 83, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, और 3 इस तरफ क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। चलिए काम करते हैं, अब हम 83 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 2 कितना? 3 7 21। ठीक है ना, 2.0, 3 मतलब 27.6 के लगभग में आएगा। तो चलिए, तो ये 27 लेस देन n। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये n से छोटा है, तो n जो है आपको तो n पता करना है, तो 27.6 से बड़ा है, तो n तो कभी भी तो आपका इंटीजर होगा। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 5 भाई बहन है, कोई पूछा भाई क्या भाई बहन है, तो हम 4.5 भाई बहन है। 4.5 थोड़े होता है, या तो 4 भाई बहन या 5 भाई बहन होता है। अरे 4 पर से 5 आता है ना, तो उसी नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे। तो ये 1वां टर्म है, ये 1.5वां होगा, 1.3 होगा, 1 पर से 2 आएगा, तो इसी 27.6 टर्म तो होगा नहीं। अब इस 27 देखिए, इस 27.6 से बड़ा है, तो n का मान कितना होगा? 28। 27.6 से बड़ा तो 28 होगा। ठीक है ना, तो 28वां टर्म जो होगा वही फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करते दोस्त इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं थस। ठीक है ना, लिखे
28 टर्म इज द गिवन सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ध्यान लिख देंगे। थस 28th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब 28वां टर्म जो है से इस गिवन सीक्वेंस का सबसे पहला नेगेटिव टर्म है। ठीक है, चलिए दोस्त कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको लिखिए। ठीक है, तब दोस्त अब अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। ये पिछले 3 क्वेश्चन के तुलना में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। हम तो पहले आपको बताए थे कि हर अगला क्वेश्चन में धीरे धीरे करके एकाएक नहीं हम आपके मतलब लेवल को ले चलेंगे, और शुरू किए हैं 0 से, और आपको यकीन दिलाते हैं आईआईटी मेन एडवांस एकदम आखिरी आईआईटी एडवांस के लेवल के छोर तक हम क्वेश्चन को ले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है इफ मतलब यदि mth टर्म, mth टर्म मतलब m वा टर्म, हिंदी में कहिए m वा टर्म, तो m वा टर्म ऑफ एन AP, अच्छा AP का मतलब क्वेश्चन क्लियर कर दिया है कि ये आपका AP है, मतलब GP और HP नहीं है। तो क्वेश्चन क्लियर कर रखा है कि ये AP है और AP का m वा टर्म, तो mth टर्म, तो mth टर्म को तो हम TM डिनोट करेंगे, और mth टर्म ऑफ AP इज माने है ये कितना है 1/n। चलिए ये क्वेश्चन हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, जितने क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देंगे पहले सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एंड मतलब और कहता है द nth टर्म, हिंदी में कहिए n वा टर्म, तो nth टर्म क्या है 1/m, तो mth टर्म को tm कहेंगे, तो nth मतलब nवां टर्म को tn कहेंगे, और ये कितना दिया है तो 1/m दिया है। ठीक है, ये 2 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमको दिया है। अब सिंपल सी बात है, कहता है देन मतलब तब, फाइंड मतलब निकालना है, mnth टर्म मतलब mवां टर्म के बाद और mnth टर्म, जैसे ऐसे कहिए ना कि देखिए ये 2वां टर्म आपको दे दिया कुछ और 3वां टर्म दे दिया कुछ। अब कहता है m 2 × 3वां टर्म, चूंकि m nth लिखा है तो बीच में नुकल छिपल क्या होता है गुना होता है, तो ये गुना है ना, तो m गुने n है, तो m गुने nthवां टर्म मतलब 2 × 3, ये छठा टर्म क्या है AP का, ये निकालना है। ठीक है, तो निकालना क्या है t m nthवां टर्म इज इक्वल टू आर m nवां टर्म, m nवां मतलब m गुने n मिला के, जैसे m माने कि 2 है, मिलाइए m 2 है और n 3 है, तो 2 3 6 मतलब 6वां टर्म निकालना है। लेकिन अब ये पता तो नहीं है कि m कितना है n कितना है, ये तो पता नहीं। ऐसे हम एग्जाम्पल लिए थे समझाने के लिए कि आप समझिए। ठीक है, कि m का मतलब क्या है, m का मतलब फिर से हम बोल देते हैं, मान लीजिए कि 2वां टर्म, n का मतलब 3वां टर्म, तो m nth का मतलब कि m तहाँ 2 n तहाँ 3, तो 2 × 3 नुकल छिपल गुना है तो t6, तो t2 डेल है t3 डेल है और t6 आपको निकालना है। एज एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन क्लियर थोड़ी पता है कि m क्या है n क्या है, ये सब पता हम लोग को नहीं है। चलिए दोस्त अब इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि सीक्वेंस AP में है, सीक्वेंस इज इन AP, सीक्वेंस किस में है AP में है। तो दोस्त किसी भी AP का nthवां टर्म जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, याद कीजिए। आप इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, आप इसको पता कीजिए। दुनिया में किसी भी AP का, हम बोल रहे हैं फिर से, दुनिया में किसी भी AP का कोई AP सिर्फ AP होना चाहिए, GP HP का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वो AP होना चाहिए। तो दुनिया में किसी भी AP का है ना, उसका जो nवां टर्म होगा वो लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर फॉर्म बोले तो an + b, a तहाँ कोई भी कांस्टेंट संख्या, a तहाँ 2 4 6 10 20 कोई भी कांस्टेंट संख्या, b तहाँ कोई भी कांस्टेंट संख्या, और n तो आपका नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो दुनिया का हर AP का nवां टर्म इसी लीनियर फॉर्म में होता है। a मेरे को पता नहीं है, b मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसी फॉर्म में होता है, ये क्लियर है। तो दोस्त उम्मीद कीजिए करते हैं कि आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आगे जब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तो ये तमाम कंसेप्ट का फिर से हमको जरूरत होगा, तो वहाँ पे फिर से हम इसका यूज करेंगे। तो धीरे धीरे जो अभी हलवा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें छोटा छोटा कंसेप्ट जो आपको मिल रहा है इसको आप इकट्ठा कीजिए, तब तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, चलिए दोस्त काम शुरू करते हैं। देखिए ये हम कहाँ से लिखे, AP हर AP का nthवां टर्म लीनियर फॉर्म में होता है, ये तो सब जानते हैं। तो ये हम एज ए कंसेप्ट लिखे हैं और ये एज ए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में tn का मान कितना 1/m, तो tn तहाँ कितना पुट कर दिया 1/m, a पता नहीं क्या है n + b, और हमने इसको इक्वेशन 1 माना। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखिए ये आपका tn इज इक्वल टू an + b, ये दुनिया में हर AP का
मतलब ये जनरल टर्म का ये ना, हर एपी का एनमा टर्म का ये जनरल टर्म है, ठीक है। मतलब किसी भी एपी के एनमा टर्म का ये जनरल टर्म है। चलिए अब हमको टीएम तक काम कर लिए। टीएम क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन टीएम के रूप में दिया गया है, तो हम यहाँ टीएम लिखते हैं। तो ए और एन तहाँ एम है, तो एन तहाँ एम और ये प्लस में क्या हो गया, बी हो गया। टीएम देखिए, तो टीएम का मान क्वेश्चन कितना दिया है, 1/n, तो ये 1/m और ये एम और ये प्लस में क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम इसको क्या मानते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप बताइए कि टीएन, अगर ये टीएन आपको पता चल जाए, समझिए पहले, अगर ये आपको टीएन तो ऐसे टीएन का जनरल फॉर्म हो गया एन प्लस बी, लेकिन ए क्या है आपको पता नहीं है, क्योंकि ए तो कुछ भी हो सकता है, ए तो कुछ भी हो सकता है, बी, ए और बी कांस्टेंट है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी जब पता चल जाएगा तब आपको रियल में इस एपी का एनमा टर्म पता चला। ये तो सिर्फ पैटर्न है कि ए तहाँ कुछ भी होगा, इसी फॉर्म में होगा, ये जानते हैं, लेकिन अब ए क्या है मेरे को पता नहीं है, बी क्या है मेरे को पता नहीं है। अगर ए और बी पता चल गया तो आपका एनमा टर्म निकल जाएगा, और जैसे ही एनमा टर्म निकल जाएगा तो आपको निकालना क्या है, टी एमएनथ टर्म। तो एमएनथ टर्म निकालना है तो क्या कीजिएगा, टी तहाँ टी, एन तहाँ क्या है एम एन, तो ए का मान आप पहले से निकाल रखे होंगे, यहाँ ए के मान पुट कर दीजिएगा, और एन तहाँ क्या है एम एन, तो एन तहाँ एम एन और बी का मान आप निकाल रखिएगा, इसको पुट कर दीजिएगा, और इस तरह से टी एम एन है ना, टी एम एन आपको मतलब एम एनथमा टर्म आपका निकल जाएगा। तो आप अपने मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर है। 2 कदम दूर कहाँ पे है, तो ये आपको कैसे भी करके ए का मान चाहिए और बी का मान चाहिए। जैसे ए और बी कांस्टेंट है, वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो एपी पर डिपेंड करता है। तो चलिए, तो ए और बी क्या है, अब हमको इसको फाइंड आउट करना होगा। तो दोस्त हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम बगल में खड़ा हो गए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज मार के इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जगह खाली करना पड़ेगा ना हमको। तो अब एक काम करते हैं, अब ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इसका हमको अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अब हमारे पास 2 ही चीज़ काफ़ी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम क्या करेंगे कि ए और बी का मान निकाल लेंगे, और ए और बी का मान निकल गया तो एम एन टर्म निकाल लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, क्योंकि बी और बी दोनों आपस में कैंसिल होगा और ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2 करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 1/m इज इक्वल टू ए एन और प्लस में ये आपका बी है। इक्वेशन 2 क्या है, तो 1/n इज इक्वल टू ए एम और प्लस में आपका बी है। इसको घटाते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, बी और बी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए ये बचा कितना, 1/m माइनस 1/n, ठीक है। देखिए दोस्त दोनों में आपका ए है कॉमन, तो हम ए को कॉमन कर लिए तो ऊपर n बचेगा और माइनस m, मतलब एक स्टेप चोरी कर लिए, इसको इतना माइनस इतना लिख के और आप ए को कॉमन कर लीजिएगा। समझते हैं ना बात, जब जरूर समझते होंगे बात, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो ये आपका हो गया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 हम कहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में याद रहे, 1/m और ए एन और प्लस बी है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो अब एक काम करते हैं, ये इसको हल थोड़ा सा करके ए का मान निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम घटाव कर लेते हैं, एम एन का एलसीएम एम एन, एम से एम कैंसिल, एन इंटू 1 तो एन हो गया, एन से एन कैंसिल और एम इंटू एम तो ये हो गया, और a इज इक्वल टू ये n माइनस ये आपका m रह गया, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 बटा आपका mn हो गया। a ऊपर कुछ है तो 1, तो a इज इक्वल टू 1 बटा mn। तो देखिए a तो हम निकाल चुके हैं, और a का मान जो आया इक्वेशन 1 या 2 आप किसी में डाल दीजिए और आपका मतलब कि क्या निकल जाएगा, b का मान निकल, लिखते हैं 2 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो 1/m इज इक्वल टू ए एन और प्लस b, ठीक है, ए एन और प्लस में क्या था, ये b था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि ए एन और प्लस में b, इसको हम हल करते हैं। हल क्या करते हैं, इसमें a का मान डालेंगे और अपने आप हमको b का मान निकल जाएगा, तो रास्ता हम लोग का आसान हो जाएगा। तो दोस्त इसमें पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 1/mn। तो देखिए थोड़ा सा बगल में इसको हल करते हैं, ये 1/m ये आपका हमने रहने दिया, ठीक है। a का मान कितना है, 1/mn, तो ये 1 बटा आपका mn और ये इंटू में n है तो ये रह गया, प्लस b तो हमको निकालना है, n से n कैंसिल हो गया, ये 1/m इस तरफ 1/m प्लस में, इस तरफ 1/m माइनस में, और ये b रह गया, ले ये तो कट गया ना,
छोड़ हटाओ, तो बी का मान क्या आ गया 0। तो आपको पता है कि ए और बी कांस्टेंट था, तो ए भी आपका निकल चुका है, ए इज इक्वल टू 1/mn, और बी निकल चुका है। तो चलिए, तो अब हम टीएन का जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी भी एपी के टीएन का जनरल फॉर्म एन और एन प्लस बी होता है। चलिए दोस्त, हमको ए और बी नहीं पता था, लेकिन अब देखिए ए और बी पता है। ए कितना है 1/mn, तो ए हो गया 1/mn, ठीक है ना। और दोस्त चलिए, और ये आपका हम अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक ही बार निकाल देते हैं। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, याद कीजिए, टी mnth टर्म निकालना था। क्या निकालना था, टी mnth टर्म। तो टी तहाँ टी और एन तहाँ क्या है mn, तो ए अभी रहने दिए, और देखिए एन का मान क्या भर दिए mn, और प्लस बी अभी रहने दिए। चलिए, तो टी mnth टर्म निकल गया। अब हमारे रास्ता में दो ही रोड़ा है, ए और बी का मान, वो भी रोड़ा हम खत्म कर चुके हैं। अब देख सकते हैं ए का मान कितना है 1/mn, तो ए तहाँ क्या पुट कर दिए 1/mn, और ये mn इसी तरह से रह गया। बी का मान कितना निकाले हैं 0, mn से mn कैंसिल, ले 1 + 0 1। दोस्त, तो टी mnth मतलब उस एपी का mnवा टर्म कितना होगा 1। क्वेश्चन बन गया। तो बाकी दोस्त क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि मज़ा इसमें आप लोग को आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब दोस्त अब लेते हैं फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन फिर से पिछले क्वेश्चन से हल्का सा इसके लेवल को हम ऊपर ले गए हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि IIT एडवांस तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन IIT मेन लेवल का है, ठीक है। मतलब IIT मेन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, उस लेवल के बहुत हद तक ये आसपास उसके चल गया है। एडवांस तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, IIT एडवांस लेवल तक भी आपको ले चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये मज़ा आएगा क्वेश्चन में। इफ मतलब यदि x मॉडुलस x - 1 3 एंड मॉडुलस x - 3, ये 3 को संख्या आपको दिया है। कहता है आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, मतलब किसी एपी का ये शुरुआती 3 टर्म है, और ये एपी ऐसा वैसा एपी नहीं है, ये इंक्रीजिंग एपी है। मतलब एपी इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जैसे देख लीजिए 4 6 8 ये एपी है, ये एपी है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, 4 से अधिक 6, 6 के अधिक 8, तो ये एपी है। अब लिखते हैं 8 6 4, एपी तो ये भी है, एपी तो ये, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है। देखिए 8 से 6, इससे फिर कमते गया, तो ये इंक्रीजिंग एपी हुआ और ये डिक्रीजिंग एपी। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना दिया है x मॉडुलस x - 1, कॉमा सेकेंड टर्म कितना दिया 3, और थर्ड टर्म कितना दिया है मॉडुलस x - 3। कहता है आर इन इंक्रीजिंग एपी, ये एपी में है और इंक्रीजिंग एपी है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एपी में है तो इसके लिए एपी में अगर ये क्वेश्चन दिया है तो एपी का जो भी कंडीशन है सब आप फुलफिल कीजिए, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये एपी जो है से इंक्रीजिंग एपी है। इस बात को कभी भूलिएगा नहीं, मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, इससे ये बढ़ाना चाहिए, इससे ये बढ़ाना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है देन मतलब तब, फाइंड मतलब निकालना है 6 टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का छठा टर्म निकालना है। T6 इज इक्वल टू व्हाट। अब आप कहोगे कि सर जिस एपी का पहला टर्म पता हो, जिस एपी का दूसरा टर्म पता हो, जिस एपी का तीसरा टर्म पता हो, जिस एपी का एक नहीं 3 टर्म पता हो, तो उस एपी के छठा टर्म निकालने में क्या दिक्कत है, हम यूं निकाल देंगे, एकदम निकाल दीजिएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे पहला दिक्कत है कि जो फर्स्ट टर्म पता है ये अननोन फॉर्म में है। देखिए ये पता नहीं, देखिए एक्स तो अननोन चीज़ है, ये तो पता है नहीं एक्स क्या है। अब ये क्लियर कट थोड़ी ना है, और क्लियर कट दे दे कि 8 10 12, ये क्लियर पता है कि ये 8 है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पॉकेट में 8 रुपया है, तो आपको क्लियर पता है ना कि हमारे पॉकेट में 8 रुपया है, लेकिन हम कहते हैं मेरे पॉकेट में मॉडुलस x - 1 है। चाहे सिर्फ हम यही कहते हैं कि x - 1 है, तो मेरे पॉकेट में x - 1 है, तो आपको थोड़ी ना पता है कि मेरे पॉकेट में कितना रुपया है, क्योंकि x तो अननोन चीज़ है, x तो आपको पता नहीं है। ये बात है, ठीक है। तो दोस्त अब कहने का मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आप लोग को आ रहा होगा कि ये फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं है, ठीक है। हाँ सेकेंड टर्म क्लियर है, सेकेंड टर्म क्लियर है, वो 3 है, 3 तो 3 है, ये क्लियर, इसमें अननोन चीज नहीं है। फिर थर्ड टर्म देखिए दिक्कत है, इसमें ये भी x के फॉर्म में है, मतलब क्लियर नहीं है कि सेकेंड टर्म क्लियर है लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें x अननोन चीज है और मेरे को पता नहीं है कि x है क्या। लेकिन एक ही दिक्कत नहीं है, एक तो ये दिक्कत है कि x हमको पता नहीं है, x अगर हम पता कर भी ले, x पता करने जाए भी, उसके बाद भी क्या दिक्कत है कि ये मॉडुलस के फॉर्म में है, तो हमको मॉड का भी कंडीशन को ध्यान रखना होगा।
ठीक है, तो चलिए ये दो तीन कंसेप्ट को मिला के ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया है। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आईआईटी मेन के लगभग करीब हम पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे आईआईटी मेन में पूछा गया प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो इस पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये मॉड, कुछ मॉड का कंसेप्ट समझते हैं। आप लोग ऐसे मॉडल्स पहले से पढ़ चुके हैं, ऐसे तो मेनली क्वेश्चन फेस करते हैं, लेकिन फिर भी जो एवरेज कंसेप्ट होगा वो हल्का सा हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए मॉड का कंसेप्ट आप लोग पढ़ रखे होंगे, आपको पता होगा कि देखिए मॉड में अगर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर अंदर में माइनस रियल में 4 प्लस में है तो ये 4 ही होगा। यहाँ रियल में 4 किस में है? माइनस में, लेकिन मॉड के कारण किस में हो गया? प्लस में हो गया। तो देखिए ये 4 जो है रियल में 4 हो सकता है, रियल में -4 भी 4 हो सकता है। तो मतलब अगर ये मॉड का मान प्लस में है तो कोई जोड़ी नहीं है, रियल में ये प्लस भी हो सकता है और रियल में माइनस भी हो सकता है। अब बात समझिए, चूंकि मॉड -4 का भी मान तो 4 ही होता है, चूंकि मॉड माइनस को हटा देता है, तो अभी नहीं ये 4 है, लेकिन रियल में क्या था? ये तो -4 था, किसी कारण से नहीं प्लस में आ गया। ठीक है, तो रियलिटी पर पहले बात करते हैं। तो मॉड का जो रिजल्ट आता है, मॉड के जो बाहर रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आप रियल रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, अब मॉड -4 है तो आप इसका मान तो 4 बोलिएगा, क्योंकि सर मॉड का कंसेप्ट है कि माइनस को हटा के मॉड हट जाता है। ठीक है, ये 4 हो गया, लेकिन ये जो 4 है, क्या ये 4 रियल में 4 था? नहीं, ये रियल में क्या था? -4। तो मॉड का जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, वो किसी कारण से, किसी कोई कंडीशन होगा, कोई जरूरत होगा, इसके अनुसार इसको 4 कर दिया गया है। तो मॉड के अंदर, अच्छा देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीधे 4 है। ठीक है, तो इसका भी मान तो 4 होगा, तो ये 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू है। मतलब मॉड के बाहर जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट रियल भी हो सकता है और रियल नहीं हो सकता है। मतलब 4 है तो 4 रियल में प्लस भी हो सकता है और 4 रियल में माइनस। तो मॉड का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए अंदर का चीज रियल में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दोस्त इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये कंसेप्ट आप नहीं समझ पा रहे तो फिर आगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ा हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं एक्स के साथ। ठीक है, अब देखिए ये -x है तो इसका भी मान +x होगा, और ये x है तो इसका भी मान x होगा। तो अब बताइए कि ये जो मॉड के जो बाहर रिजल्ट है, इसके लिए रियल में x माइनस भी हो सकता है और रियल में x प्लस। तो मॉड के रिजल्ट के लिए अंदर के चीज को हम निगेटिव लेके भी काम कर सकते हैं और अंदर के चीज को पॉजिटिव। 2 केस से बनता है, अंदर का चीज निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना, तो दोस्त आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आप बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर देखिएगा ये मॉडुलस x - 1 है। तो अब देखिए कि x, पहले हमको x का मान पता करना होगा कि x यहां पे है क्या, x यहां पे है क्या। तो जब तक x क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम AP को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जब तक AP क्लियर नहीं होगा तब तक हम 6 टर्म निकाल नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा हम नंबर्स लाइन पर विचार करते हैं। देखिए दोस्त, ये बीच में 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग, -1, -2, -3 समथिंग। अब बताइए आप कि x का मान क्या हो सकता है? इस नंबर्स लाइन पर का कोई भी नंबर हो सकता है। बोलो यार, ये x, जब x अननोन चीज है, जब तक आपको x पता नहीं चलेगा आप कैसे AP पता कीजिएगा, और जब तक AP नहीं पता होगा कैसे आप इसका 6 टर्म पता कीजिएगा। तो हर कंडीशन में पहले तो x आपको पता करना होगा। तो x पता कर रहे तो x क्या हो सकता है? तो अब तो पूरा दुनिया में तो बहुत सारा संख्या है, और हम नंबर्स लाइन ही आपके सामने लिख दिए, तो नंबर्स लाइन पर तो बहुत सारा संख्या है। अब इस नंबर्स लाइन पर जितने सारे संख्या है, इस संख्या में से कोई भी संख्या x के स्थान पर हो सकता है। हाँ सर, हो तो सकता है, लेकिन हम विचार करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो इसका जो वैल्यू है, देखिए x एक बार 1 के साथ माइनस में है और x जो है एक बार 3 के साथ माइनस। ध्यान दीजिए, अभी मॉड को कुछ पल के लिए गोली मार देते हैं, मॉड पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे बाबू, हम मॉड पर चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं, एक बार x - 1 है और एक बार x - 3 है। तो ये जो रिजल्ट जो आएगा x - 1 और x - 3 आएगा, ये तो देखिए x जो है ये 1 पर निर्भर करता है। देखिए x के साथ माइनस में क्या है? 1। तो x का अब इतना का जो मान बन के आएगा तो 1 पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये x - 3, ठीक है, तो ये तो 3 पर डिपेंड। अगर मान ली कि x फिक्स है, x कोई चीज हमको मिल गया, तो x कोई भी चीज है, तो अब सिर्फ x तो है नहीं, ये x - 1 है, तो अब ये डिपेंड तो 1 पर करेगा। ठीक है, अब यह x - 3 है,
तो रियल तो x है नहीं, अब ये डिपेंड 3 पर करेगा। जैसे मान लीजिए x का मान 7 आ गया, ठीक है, तो 7 आ गया तो यहाँ पे 7 माइनस 1 तो 6 हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर 6 क्यों होगा? अच्छा, यहाँ x का मान 7 भर दिए तो 7 माइनस 3 तो 4 हो गया। तो x का मान तो 7 ही आया था, तो x का एक ही मान के लिए ये अलग अलग क्यों हो गया? चूंकि ये यहाँ पे -1 था और यहाँ पे -3 था, तो ये 1 और 3 इसको वैरी करवा दिया। चूंकि सिर्फ x तो है नहीं, तो x का मान पता भी चल जाए तो x का जो टोटल जो वैल्यू है वो वैरी 1 और 3 के साथ करेगा। ठीक है, किसके साथ? 1 और 3 के साथ। तो चलिए, तो 1 और 3 के साथ वैरी करेगा तो हमको कंडीशन में 1 और 3 को चिन्हित करते हैं। देखिए, ये 1 के साथ वैरी करेगा और 3 के साथ वैरी करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देते हैं, x का मान 1 और 3 क्या हो सकता है? देखते हैं, x का मान क्या 1 हो सकता है? देखते हैं, चेक करते हैं। अगर x के मान 1 भरते हैं तो 1 में से 1 गया 0, तो ये हो गया आपका कितना? 0। ये 3। x का मान 1 भरते हैं तो 1 से 3 माइनस 2, देखिए तो ये AP है, ये AP है, ये नहीं है, ये AP तो है, ये नहीं है। तो अब बताइए कि x का मान 1 तो कभी हो नहीं सकता है। पहले हम एक ही पर विचार कर लिए कि 1 या 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो x का मान तो 1 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आते हैं 3 पर। ठीक है, तो 3 पर विचार कीजिए, तो x का मान 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ये 3, और x का मान 3, 3 से 3 गया 0। देखिए ये AP है, ये भी AP नहीं है। तो अब हम देखें कि x का मान क्लियर कट 1 तो नहीं हो सकता है और x का मान क्लियर कट 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 और 3 लिए तो कभी AP पॉसिबल नहीं है। और क्वेश्चन कह रखा है कि नहीं भाई साहब ये तो AP है। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो चलिए, अब सर क्या होगा? तो 1 और 3 नहीं होगा, लेकिन अभी बहुत सारा विकल्प खुला हुआ है। 1 के पहले जितना भी संख्या है उसमें से तो कोई संख्या हो सकता है। देखिए, तो ये हो गया आपका केस 1। एक और 1 और 3 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 1 और 3 के बीच में तो कोई संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 2, इसे तो 2.1 ये तो हो सकता है। ये तो हो सकता है। अब वो भी होगा या ना होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 3 दो को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे समझाते हैं कि आपके बाबूजी 5 लड़की का फोटो भेजे, उसमें से सीता और गीता 2 को आप रिजेक्ट कर दिए, तो 3 में से अब कोई जोड़ने किसी से शादी कर ही लीजिएगा, लेकिन सीता और गीता 100% रिजेक्ट हो चुका है, बाकी पर विचार किया जाएगा। तो 2 गो आपका पूरा रिजेक्ट है, 1 और 3, क्योंकि इस पर AP पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 से पहले वाली जो लड़कियां हैं उस पर विचार करके देखते हैं कौन हो सकता है। 1 और 3 के बीच में जो संख्या उस पर विचार करके देखेंगे, और 3 के बाद ये 4, 5, 6 जो होगा इनफाइनाइट तक, इस पर भी हम विचार करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 देखिए, ये फर्स्ट केस में 1 से छोटा, फर्स्ट केस में 1 से छोटा x को मान लेके विचार करेंगे। सेकेंड केस में 1 और 3 के बीच में संख्या लेके विचार करेंगे, और थर्ड केस में क्या करेंगे हम कि 3 से बड़ा संख्या लेके हम विचार करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो दोस्त सबसे पहले हम केस 1 पर विचार शुरू करते हैं। ठीक है, केस 1 में हम x का मान देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे? x का मान आपका 1 से छोटा लेके, केस 1 में क्या होगा? x का मान 1 से छोटा विचार करेंगे। इसमें क्या होगा? x का मान 1 और 3, तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा। केस 1 में x का मान जो भी लेंगे वह 1 से छोट लेंगे, क्योंकि 1 पर तो लेंगे नहीं। केस 2 में 1 और 3 के बीच में, और केस 3 में क्या करेंगे? तो x का मान 3 से बड़ा लेंगे। तो एक बार केस 1 में इस पर विचार करेंगे, केस 2 में इस पर, और केस 3 में इस पर विचार करेंगे, और देखते हैं x का मान कुछ तो मिलेगा। अगर x का मान मिल गया तो AP निकल जाएगा, और AP निकल गया तो कहीं ना कहीं इसका हम छठा टर्म निकाल लेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन को हम अच्छा से बना पाएंगे। ठीक है सर, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, केस 1 पर हम विचार शुरू करते हैं। केस 1 क्या है? x 1 से छोटा है। केस 1 क्या है? x लेस देन 1। अब चलिए, x 1 से छोटा है, अब इसके लिए हम काम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समझिए बगल में मॉड x माइनस 1, जब x 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा कोई संख्या बोलिए। यहाँ कंडीशन क्या है? 1 से छोटा, तो 1 से कोई छोटी संख्या लीजिए, तो एक छोटी संख्या 0। आप किसी पर विचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 0 ले लिए, तो 0 -1। अब देखिए, तो ये 0 -1, तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। तो मॉडुलस के अंदर रियल में क्या आया? -1 आया। तो x -1 रियल में किस में आ गया? माइनस में आ गया। x 0 से छोटा हम x लिए, तो x -1 रियल में क्या आया? माइनस में आया। तो देखिए, तो 0 से 1 से छोट के लिए, सॉरी 1 से छोट के लिए ये जो x -1 हुआ, ये मॉडुलस x -1, इसके लिए आया कितना? तो इसमें रियल जो x -1 होगा ये किस में होगा? माइनस में होगा। चूंकि याद कीजिए, मॉड के अंदर जो ये सिस्टम है ये रियल में प्लस भी हो सकता है और माइनस में, तो हमको रियल पता करना है, रियल में है क्या। ठीक है, जो ये काम होता है रियलिटी के साथ होता है। ठीक है ना?
तो चलिए, तो दोस्त ये x माइनस वन माइनस, लेकिन हाँ ये x माइनस वन माइनस किस कंडीशन में हुआ है, जब x एक से छोटा है, तो x से छोटे 0, आपको मन है नहीं सर माइनस वन लेंगे, चलिए लीजिए माइनस वन, x था माइनस वन, तो माइनस वन कितना आ गया माइनस टू, फिर से माइनस में है ना, तो जीरो एक से छोट कोई भी संख्या x ना लीजिएगा तो ये x माइनस वन रियल में किस में आएगा, माइनस में। तो इसलिए हमने लिखा कि मॉडुलस x माइनस वन में x माइनस वन का एब्सोल्यूट वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा। चलिए 3 तो 3 है उसको छोड़ दीजिए, अब आते हैं किस पर, मॉडुलस x माइनस 3 पर आते हैं। अब इसको रफ में बनाइए x माइनस 3। अभी किस केस पर हम विचार कर रहे हैं, तो केस क्या है, x 1 से छोटा है, तो फिर से आप 1 से छोट कोई संख्या बोलिए, 0 ले लीजिए, माइनस वन माइनस टू ले लीजिए, तो x यहाँ ले लिए माइनस टू और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 5। देखिए तो ये रियल में जो आया बन के या फिर से किस में आ गया, माइनस में बन के आ गया। तो दोस्त तो ये x माइनस 3 जो होगा ये रियल में फिर किस में आएगा, माइनस में, लेकिन कब, जब x 1 से हम छोटा लेंगे तब। ठीक है, तो चलिए इतना बात दोस्त समझते हैं कि आप लोग को पक्का समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, एक बात बताते हैं दोस्त, आप लोग एक एम पढ़े होंगे, एम में क्या होता है कि शुरुआती टर्म को a कह दिए, पिछला टर्म को b कह दिए और लास्ट टर्म को c कह दिए, ए बी सी। तो देखिए दोस्त ए बी सी, तो देखिए ए में पढ़े होंगे कि जो मतलब कि शुरुआती टर्म और अंतिम टर्म, ये शुरुआती टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो ये बिचलका टर्म के इक्वल होता है। ऐसा आप ए में पढ़े होंगे या आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि पहले वाला और लास्ट वाला टर्म को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो पिछला टर्म के इक्वल होता है। ये एम का सूत्र था। अब इसी को हम डेवलप करते हैं, ये 2 इस तरफ डिवाइड में है, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में आ गया। तो क्या हमको समझ में क्या आ रहा है कि स्टार्ट और लास्ट टर्म का ऐड जो होता है से मिडिल टर्म के डबल के बराबर होता है। स्टार्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है वह मिडिल टर्म के डबल दुगुना के बराबर होता है। अब इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम एपी को तैयार कर लेते हैं। एपी देखिए, एपी क्या था, ये था, लेकिन अब ये नहीं रहा, इस कंडीशन में आके ये वाला अब ये बन गया, क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस वन। ये था लेकिन इस कंडीशन के लिए अब ये वाला ये बन गया, कॉमा 3 तो 3 है, वो तो इंडिपेंडेंट है, किसी से मतलब उसको है नहीं। चलो अब ये, तो ये जो थर्ड टर्म है अब ये नहीं रहा, इस केस 1 में आके ये क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस 3 बन गया। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका एपी, तो ये पहले एपी था लेकिन केस 1 के लिए ये एपी इस रूप में चला आया। अब देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म और ये लास्ट टर्म। ये तो कंसेप्ट आपको याद हो गया, ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको याद हो गया है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बिचलका टर्म को डबल करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए तो करते हैं। पिछला टर्म कितना है 3, इसको डबल कर दिए, 3 गुने 2 कर दिए, इसका डबल हो गया और इसको सम करते हैं। देखिए तो ई माइनस एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस एक्स माइनस माइनस, ये आपका प्लस 1, फिर देखिए ये माइनस प्लस, ये कितना हो गया माइनस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस, ये आपका 3 हो गया। ठीक है ना, चलिए दोनों को सम कर दिए। अब देखिए ये 3 गुने 2 ये आपका 6 हो गया, माइनस एक्स ये माइनस 2x हो गया और 3 1 4 4 उस तरफ प्लस में 4 इस तरफ माइनस में, ये आ गया 2 और ये देखिए ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में x, तो ये कैंसिल, तो इसीलिए आपका x का मान कितना आ गया -1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका x का मान कितना आ गया -1। फिर से चेक कर लीजिए, सब तो ठीक ही है ना। ये 3 को डबल के दूना 6, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस एक्स 2x। ठीक है ना, चलिए तो दोस्त कहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए अब क्लियर है। ठीक है ना, तो दोस्त देखिए तो अब x का मान आपका कितना आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, देखिए तो दोस्त अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही अब आप लोग का x का मान -1 आ गया, एक काम दोस्त करते हैं, थोड़ा सा समय दिए हैं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज मार के उतार लीजिए, जो भी कही एक ही बात है। ठीक है दोस्त, ऊपर से क्वेश्चन को हटाते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ विशेष हमको जरूरत यहां पे नहीं है। चलिए अब देखिए दोस्त, ये सब क्लियर। अब देखिए x का मान कितना आ गया आपका -1 आ गया है। ठीक है ना,
ठीक है, चलिए अब हम एपी को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे हम एपी को अब फाइंड आउट करते हैं। देखिए यही ना आपका केस 1 में यही ना एपी था। ध्यान दीजिए, केस 1 में आपका यही ना एपी था। अभी तो केस 1 में काम कर रहे हैं, तो देखिए अब इसमें हम x था क्या लेंगे -1। देखिए तो x था -1, तो -1 -1 -2 -2 -1 माइनस प्लस, तो ये आपका कितना हो गया 2 हो गया। ये तो आपका 3 आपका रह गया। अब देखिए ये -1, तो ये -1 -3 -4 और माइनस प्लस 4, देखिए ये आपका एपी बन गया। देखिए तो केस 1 में क्या हो गया, ये आपका एपी बन चुका है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, तो अच्छा क्वेश्चन कहा था कि ये इंक्रीजिंग एपी है। ये क्या है, इंक्रीजिंग एपी। देखिए तो ये बढ़ रहा है ना, 2 3 4 बढ़ तो रहा है, मतलब ये एपी निकल गया और ये एपी है, और कहता है इंक्रीजिंग एपी, तो इंक्रीज तो कर रहा है, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4। चलिए तो क्वेश्चन जो कंडीशन का फुलफिल हो गया, और जब मेरा एपी निकल गया तो क्वेश्चन कहता है क्या, T6 मतलब छठा टर्म निकालिए। तो छठा टर्म दोस्त निकालिएगा तो ध्यान दीजिए, एपी ये बहुत सिंपल एपी है, 2 3 4 मतलब एक एक बढ़ रहा है, तो फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर ऐसे 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, ऐसी बढ़ते चल जाएगा, है ना। अरे एक एक बढ़ रहा है ना इसमें, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए आपको क्या निकालना है, छठा टर्म। तो ये 1वां 2वां 3वां 4वां 5वां छठा, तो बोलिए तो इसका T6 इक्वल टू कितना 7। केस 1 के लिए हम लोग को T6 निकल गया। लेकिन दोस्त इतना से हम लोग का काम नहीं होगा, हमको केस 2 पर भी विचार करना होगा और केस 3 पर भी विचार करना होगा। ठीक है, इसको लिख लिए हैं, हटा दें। चलिए अब केस 2 पर विचार करते हैं। चलो दोस्त, ये आपका क्वेश्चन एपी दिया। देखिए दोस्त, हम लिखते हैं नाउ। ठीक है, ये क्या था, बाय क्वेश्चन। ये लिखते हैं बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया था मॉड x - 1 3 और मॉड x - 3। ये क्वेश्चन के अनुसार किस में था, ये एपी में था। ठीक है, लेकिन दोस्त अब हम इसी को हम केस 1 के लिए विचार किए थे और इसी पर हम केस 2 के लिए विचार करते हैं। अब देखिए केस 2 में हम x का मान 1 और 3 के बीच में लेंगे। क्या लेंगे, 1 और 3 के बीच में। तो पहले मॉडुलस x - 1 पर विचार करते हैं। तो x का मान 1 और 3 के बीच में, तो आप देखिए 1 और 3 के बीच में कौन है, 2। आप 2 ले लीजिए, कोई और भी ले सकते हैं, 1.1 1.2, 2 में आपको आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। चलिए तो x के मान 2 लीजिएगा, तो देखिए x के मान लीजिएगा 2 में से 1 गया 1, तो ये प्लस में आ गया ना। तो ये x - 1 जो आएगा ये प्लस में आएगा, रियल में किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना, नहीं पिछला वाला माइनस में आया था। अब देखिए ये 3 तो आपका 3 है। अब देखिए x - 3 पर हम विचार करते हैं। देखिए x - 3, तो अभी तो हम केस सेकंड में हैं, तो 1 और 3 के बीच में 2 ले रहे हैं। देखिए तो x कहाँ क्या लिए 2, तो 2 - 3 कितना हो गया -1। तो x - 3 किस में आ गया, ये माइनस में आ गया। तो ये x - 3 रियल में जब केस सेकंड में एंट्री मारेंगे तो इसका वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम केस सेकंड के लिए बनाते हैं एपी। ये तो क्वेश्चन का एपी था, यही क्वेश्चन का एपी केस फर्स्ट के लिए अलग किया हुआ था और केस 2 के लिए अलग अलग केस पर हम विचार कर रहे हैं। चलिए तो दोस्त एपी अब बनवाइए एपी। ये फर्स्ट टर्म क्या था, मॉडुलस x - 1, तो ये मॉडुलस x - 1 कितना आया, ये आया है, ये आ गया x - 1, ये बाहर में प्लस है, प्लस लिखिए या मे भी मत लिखिए। सेकंड टर्म कितना है 3, तो 3 हो गया। थर्ड टर्म क्या है, मॉडुलस x - 3, तो मॉडुलस x - 3 कितना आ गया, -x - 3, तो क्या -x - 3 हमने ये लिखा। ठीक है, तो देखिए ये बन गया। अगर आप कहते इसको हल भी कर देते हैं, माइनस माइनस देखिए कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपका बन गया। ठीक है ना, चलिए अब एक काम करते हैं। अब इस एपी में फिर से वही कंसेप्ट कि आरी का जो होता है, साइड का जो टर्म होता है, ये दोनों का सम विचलका के डबल के बराबर होता है। अब इसी कंसेप्ट से काम शुरू कर देखिए नाउ। अब ये 3 है, इसमें 3 में कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, और ये क्या है x - 1, और इधर पे क्या है -x + 3, ये दोनों को सम कर दिए। अब ये 3 दूना कितना हो गया 6, x से x कैंसिल, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए तो ये 6 बराबर 2, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या कि 6 और 2 कहीं बराबर होता है, ऐसा होता है नहीं। तो दोस्त नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि 6 और 2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोस्त यहाँ पर 6 और 2 बराबर नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस सेकेंड केस के लिए यहाँ पर एपी संभव नहीं है। जो दोस्त बहुत सारा संख्या है ना, हम फर्स्ट केस के लिए संभव था, लेकिन सेकेंड केस में ये एपी कभी संभव नहीं है। ठीक है दोस्त, हम बगल में खड़ा है, वीडियो को पॉज मारिए, रोकिए, उतारिए, जो करना कीजिए। अब हम केस थर्ड पर विचार करते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी अब केस थर्ड पर विचार कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो चलिए ऊपर से हटा देते हैं ये सब। केस फर्स्ट के लिए क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना दोस्त। तो अब हम लिखते हैं, इसको आप हटा के ये सब हम मिटाए कर रहे हैं, आपको तो फिर से बार बार लिखना पड़ेगा, फिर से नाउ बाय क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन का एपी है, ठीक है। और हम अब केस थर्ड पर, देखिए सेकंड को क्या कर दिए, थर्ड। अब हम केस थर्ड पर क्या करते हैं, इसमें विचार करते हैं, ठीक है। केस थर्ड में देखिए तो क्या है, x आपका 3 से बड़ा है। देखिए x क्या है, x ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा है। तो देखिए अब x 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4, 5, 6 कुछ भी ले लीजिए। लेकिन दोस्त सबसे पहले इस पर विचार करते हैं, किस पर, ये मॉडुलस x माइनस 1 पर। अब देखिए x था, अब 3 से बड़ा कुछ लीजिए, 4 लीजिए, तो x था 4, 4 में से 1 गया 3, ये तो प्लस में आ गया। तो इसके लिए जो x माइनस 1 है ये रियल में किस में होगा, प्लस में होगा। और 3 तो 3 है, छोड़िए। अब आते किस पर, मॉड x माइनस 3 पर विचार करते हैं। तो x था क्या लिए, 4, ठीक है। तो 4 में से 3 गया 1, ये भी तो प्लस में है। तो ये x माइनस 3 जो है ये रियल में क्या होगा, प्लस में, मतलब दोनों रियल में आपका प्लस में होगा, रियल, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं एपी। ये क्वेश्चन का एपी था, अब केस थर्ड के लिए एपी। फिर से बार बार तो एक ही काम हो रहा है, बात को रिपीट हम नहीं कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों अब क्या करते हैं, रियल में एपी। तो ये जो है ये रियल में कितना हो गया, x माइनस 1, ये प्लस का वैल्यू नहीं है तो x माइनस 1, 3 तो आपका ऑलवेज 3 है। और ये रियल में क्या हो गया, x माइनस 3, आगे में प्लस का वैल्यू नहीं है। दोस्तों ये एपी बन गया। और एपी का दोस्त कंसेप्ट आपको याद है, हाँ सर याद है। कंसेप्ट क्या था कि आरी के टर्म को जोड़ने पर विचल का टर्म के डबल का इक्वल होता है। चलिए काम करते हैं, विचल का 3 है, इसको डबल कर दिए, और आरी में कितना है, x माइनस 1, और प्लस में आपका x माइनस 3। अब देखिए दोस्त ये 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब देखिए x कितना, 2x, माइनस 3 माइनस 1 कितना, माइनस 4 हो गया। और ये उधर 4 प्लस माइनस में 4 किस में आ गया, प्लस में। 6 4 कितना हो गया, 10, दुगुना से भाग में आ गया तो x का मान कितना आ गया, x का मान ये कैंसिल होके 5 आ गया भाई, ठीक है ना। तो चलिए आपका x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया तो अब आप एपी बनाइए। तो फिर इससे मत बनवाइए, आप केस थर्ड में है ना, तो केस थर्ड देखिए ये एपी है, तो बनवाइए एपी, ठीक है। देखिए x का मान कितना है, 5, तो x था 5 भरिए, तो 5 में से 1 गया कितना, 4, ये तो 3 फिक्स है तो ये 3 रह गया। x मान 5, 5 में से 3 गया 2। देखिए एपी है, एपी तो है, एपी है ये। लेकिन एक दिक्कत है, क्वेश्चन कहा था कि एपी इंक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन ये एपी इंक्रीजिंग एपी नहीं है। कहेंगे दिस एपी इज डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। तो डिक्रीजिंग एपी है, तो इंक्रीजिंग एपी के लिए कहा था कि अगर एपी इंक्रीजिंग है उसके लिए आप छठा टर्म निकालिए। तो केस फर्स्ट में एपी बना था और इंक्रीजिंग था, तो छठा टर्म 7 निकाल दिए, आंसर आ गया था। ये तो एपी बना, केस सेकंड में तो संभव ही नहीं था, केस थर्ड में संभव हुआ, लेकिन एपी तो संभव हुआ, लेकिन क्वेश्चन का इंक्रीजिंग एपी है, लेकिन ये एपी कैसा है, डिक्रीजिंग एपी है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, उसका 7 होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इससे भी लेवल का हाई क्वेश्चन आपको करवाते हैं। पढ़ाई करते रहिए, मज़े में रहिए और हमको कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है।